आज शब्दों की रचना के तहत देखेंगे कुछ अन्य शब्द। इससे पहले हमने कुछ गणितीय शब्दों के चर्चा किए। आरोही अवरोही, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, डिजिट क्या है, इंटीजर क्या है, सम विषम क्या है, उन शब्दों की रचना कैसे हुई है, उनसे किन अर्थों का बोध होता है और गणित में उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। आज उससे आगे बढ़ के हम देखेंगे। सबसे पहला शब्द लेते हैं हम। एक शब्द आता है आगे, आयतन। आयतन यह शब्द का निर्माण और क्या अर्थ देता है और गणित में इसका क्या अर्थ है। आयतन, इसका निर्माण ऐसे हुआ है। आ उपसर्ग है, इसमें स्पष्टता दिखाई दे रहा है। संस्कृत में उसको आंग कहते हैं। विफुर उसका अर्थ होता है आ हिंदी में। इसमें है यम, एक धातु है जिसका अर्थ होता है लंबा होना। यम लंबवत। और इसमें आगे प्रत्यय लगा के, जैसे इसमें अन अक्त अक्त लगा दिया गया है, अक्त लगा के यम से यत हुआ, अक्त प्रत्यय लगा करके और इसको बना दिया गया आयत। यह इस तरह से बन गया आयत। आयत से बना आयतन। अगला शब्द है और प्रत्यय लगा कर बनाया गया उपसर्ग, आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय लगा करके, और यह शब्द बना है आयतन। इसमें एक मूल में अर्थ है लंबा होना। ये जो आकृति है, जो हम आयत कहते हैं, आयत, कुछ लंबा का सेंस है। वर्ग कह देते हैं तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें लंबवत जैसा कुछ नहीं है। एक सेंस देता है यम। यम बीच का जो रूट है उसका, यह जो धातु है, यह लंबा होने का बोध कराता है। यम नियम, रिस्ट्रिक्शन जो है, कंट्रोल जो है, नियंत्रण का जो यम है, जो नियम का यम है, वो अलग चीज है। यह यम लंबा के सेंस में है, और जो आकृति लंबा होने का बोध कराती है, आयत। और आयतन जो है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आयतन गणित में जब इसका हम प्रयोग करते हैं, आयतन का, तो इसको अंग्रेजी में हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम है आयतन। आयतन कोई भी त्रिविमीय वस्तु जो है, त्रिविमीय का मतलब 3 दिशाओं में, 3 डायमेंशन में वो है। लंबाई भी है उसमें, चौड़ाई भी है उसमें, और गहराई या ऊंचाई भी है उसमें। तो त्रिविमीय जो वस्तुएं होती हैं, उनमें आयतन और धारिता की बात आती है। आयतन उसको कहा जाता है जिसमें कोई वस्तु, स्पेस में कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है, उस जगह, वो स्पेस आयतन का बोध कराता है। गणित में हम आयतन धारिता थोड़ा सा कंफ्यूज वाला वर्ड है, कंफ्यूजन पैदा करता है कि आयतन क्या है, धारिता क्या है। आयतन निकालो तो धारिता निकालो, तो दोनों का अंतर स्पष्ट करते हैं।
शब्द की व्याख्या के माध्यम से। आयतन जो इसमें यत बना वो आधार का काम करता है, यत आधारे। इसका जो आयतन है वो यत आधारे, आधार का काम करता है, जिसमें कोई वस्तु आधारित है। आयतन आयतनते यत्र, यम टू स्टॉप और चेक। एक जो स्टॉप या चेक की बात जो आती है कि इसकी जो आकृति निर्धारित होती है और स्पेस में जहाँ चेक स्टॉप जहाँ वो अंत होता है, आयतनते अत्र, जहाँ अंत होता है स्पेस में, जहाँ स्टॉप जहाँ चेक हो गई तीनों बीमाएं, और जो जितना स्थान घेरा वो स्पेस उसका आयतन है। नियम वाला जो यम कहे हम, वो यम का भी अर्थ होता है नियंत्रण, कंट्रोल, चेक, स्टॉप। नियम क्या है? किसी चीज पर कंट्रोल है, चेक है, स्टॉप, उससे आगे बढ़ के नहीं काम करना है। तो जी जो इसका चेक है, स्टॉप है, नियंत्रण है, एक स्पेस में इसकी एक लिमिट है, सीमा है, स्थान की एक सीमा है, वो जो स्पेस है वो आयतन है किसी वस्तु का। एक पुस्तक है, उसको रखे हैं तो स्पेस में मतलब कि तल के साथ साथ जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो जितना स्थान घेरे वो उसका आयतन है, वो बाहरी बाउंड्री है। आयतन को कहा जाता है तो वॉल्यूम इज द स्पेस ए कंटेनर और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। कोई कंटेनर है, कोई ऑब्जेक्ट है। गणित में जो बर्तन की धारिता और आयतन की बात करते हैं, वो बर्तन जो है या जो कोई वस्तु है जितना ऑक्युपाइज करती है स्पेस, वॉल्यूम इज द स्पेस, वह स्थान है। एक कंटेनर और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, जो घेरता है, वो जो छेकता है, जिसमें वो धारित है, आधारित है, वॉल्यूम है उसका। इसलिए हम किसी वस्तु का आयतन यदि निकालना हो तो हम उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणा करते हैं, और उसका जो आयतन आता है वो घन फीट में आता है, घन सेंटीमीटर में आता है, घन मीटर में आता है। इकाई मात्रक की बात है वो। आगे चल के गणित में आयतन निकालना होता है, घन का आयतन, घनाभ का आयतन। वो घन घनाभ क्या है? कोई वस्तु है त्रिविमीय, और जो स्थान घेरती है स्पेस में, उस स्थान का आयतन निकालते हैं, कितना स्थान घेर रही है वस्तु। तो अब यदि मीटर में उसकी इकाई है घन मीटर, घन माने 3 क्यूबिक मीटर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मीटर 3 का मतलब क्या? 3 का मतलब कि वो 3 लंबाई गुणे 3 विमाएं जो हमने कही है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये 3 दर्शाता है। और धारिता भी आयतन है, लेकिन धारिता धारण से बना है। वो जो बर्तन जितना द्रव या गैस कुछ भी वो जो धारण करता है, जो होल्ड करता है, वो उसकी कैपेसिटी है। धारिता जो है, अच्छा, आयतन लिखने के सेंस में एक चीज है, आयत आयतन पर बात लेखन के संबंध में। आयतन
आयत गणित का ऐसे ही है, एक आयत ऐसे भी है तथा संयुक्त, तो ये दोनों का अर्थ बदल गया। यह यत है, यत माने अधीन, आयत का मतलब अधीन हो गया। इससे एक शब्द बना है हिंदी में स्वायत्त, स्वायत्त, स्वायत्तता। स्वायत्त क्या है? अपने अधीन, स्व आयत्त। स्वायत्त माने अपने अधीन, स्वतंत्रता और स्वायत्तता। तो आयत गणित में ऐसे लिखा जाना चाहिए, डबल त नहीं, इसका अर्थ दूसरा हो गया, अधीन। और इस आयत से आयतन है। अब इसके वॉल्यूम और कैपेसिटी, धारिता की एक बात करते हैं इस सिलसिला में। धारिता नाम से ही स्पष्ट है, धारण, वो जितना धारण करता है, कोई बर्तन है जितना जल धारण कर सकता है, वो जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसमें जल अटता है, वो उसकी धारिता है। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर फॉर एग्जाम्पल गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धारिता किस चीज की हम निकाल सकते हैं वैसे। तो धारिता, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर। कैपेसिटी जो है कैप जहां लगा रहता है, कैप माने होल्ड, कैप पेयर है, कैप का मतलब होता है टू होल्ड। होल्ड माने रखना, पकड़ना, उसमें अटना, समाना। एक कैप टोपी हम पहनते हैं, ये क्या है? इस सिर को ढकती है। होल्ड कैप्टन है मैच का, वो क्या है? वो भी कैपेसिटी है मैच का, वो भी होल्ड करता है, कैपेसिटी रखता है। कैप्टन, यहां कैप लगा, कैप्सूल, कैप्सूल खाते हैं हम लोग दवा, कैप लगा है उसमें, क्यों? कुछ वो भी होल्ड किया हुआ है अंदर में, उसकी भी कैपेसिटी है। कैप्सूल का आकार देखें, कैप जहां लगता है, कुछ रूट हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, उर्दू, अरबी, फारसी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जो शब्द के मूल में अर्थ बनाए रखते हैं, अपरिचित शब्दों का भी अर्थ लगाने में मदद करते हैं। तो कैपेसिटी, कैप, कैप्सूल, कैप्टन, कैप्चर। तो कैप टू होल्ड, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर, या एक कंटेनर जो होल्ड करता है वाटर, गैस, वो उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी, कैप से पकड़ लेते हैं हम, जो कैप्चर करता है वो वाटर जितना उसमें रख सके। तो एक तरह से बाहरी बर्तन की जो बाहरी है, वो जो स्पेस घेरता है बाहर बाहर से, वो उसका आयतन है। और अंदर अंदर की यदि हमें मालूम हो जाए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो आयतन और धारिता में एक और अंतर है कि आयतन का जो मात्रक है वो घन मीटर क्यूबिक, घन में आता है, और धारिता को हम लीटर, उसकी इकाई लीटर हो जाती है। पानी, द्रव कोई भी हो उसमें, सिलेंडर गैस वाला, उसमें लिखा रहता है इतना केजी है, वो उसमें उतना गैस है। लिक्विड लीटर में, पानी है
तेल है लीटर में, दूध को लीटर में। तो ये शब्द जो है दोनों गणित में काम करेंगे। आयतन और धारिता क्या है, हिंदी की व्याख्या के द्वारा इसको हमने समझा कि आयतन ये है, धारिता ये है। अब मात्रक की बात हम किए। मात्रक क्या है, ये इस शब्द का मतलब क्या है। मात्रक प्रयोग में आता है विज्ञान में भी और गणित में भी। मात्रक भी मात्रा से ही बना है। ये यूनिट ऑफ मेजर है, मेजरमेंट का यूनिट है। यह एक इकाई मान लेते हैं हम। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है। ऐसा ही मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक मतलब ए यूनिट ऑफ मेजर, किस चीज़ को मापने की एक इकाई है वो मात्रा से ही बना है। मा माने मापना। मीयते अनया, संस्कृत में इसकी व्याख्या करें तो मात्रा क्या है, मीयते अनया माने इसके द्वारा। अनया या लग के स्त्रीलिंग हो गया, मात्रा स्त्रीलिंग है। अनया तृतीय विभक्ति, इसके द्वारा मीयते मापा जाता है। किस चीज को मापते हैं हम, इसलिए वो मात्रक है। मात्रक क समास विशेष नियम में बताए थे हम, कहाँ क लग जाता है। जैसे सपत्नीक लगा, अल्पवयस्क लगा या वयस्क, क लग गया अलग से। फलक क लग गया अलग से, मात्र क लग गया। तो मात्रा वह है जिसके द्वारा मापते हैं। हिंदी में व्याख्या इसकी, गणित से जोड़ लेंगे इसको कि इसके द्वारा मापते हैं किस चीज को हम, वो मात्रक है। गणित में विज्ञान में दोनों में मात्रा की जरूरत होती है। यूनिट इकाई, एक इकाई मान लिए हैं हम मीटर को। कितना मीटर है, कितना फीट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इकाई है। ये मात्रक है, यूनिट ऑफ मेजर। गणित में एक सवाल देखे तो उसमें सेब लिखा था। हम लोग तो ऐसे बोलते नहीं हैं। बहुत जगह किताबों में हमने देखा कि हम लोग कहते हैं सेब, एप्पल, उसमें लिखा सेब। बहुत हम लोग पढ़ते समय पता ही नहीं चलता था कि भाई सेब लिखा है। हम लोग कहते हैं सेब, एप्पल माने सेब। गणित में प्रश्न आया था, उसमें लिखा था सेब। गलत नहीं है सेब। ये सेब जो है यह फारसी पुल्लिंग शब्द है। फारसी भाषा का एक शब्द है सेब, जिसको हम लोग सेब कहते हैं और एप्पल कहते हैं। वो फारसी भाषा का है, ठीक है। तो इसको हमने फारसी पुल्लिंग माना। एप्पल जो है, अब अगला शब्द हम देखते हैं। किताबों में गणित में एक आता है सन्निकट मान। निकट से लोग अर्थ पता लगा लेते हैं, निकट नजदीक। सन्निकट है, वो सम उपसर्ग लग गया है, वो मन नौ में बदल गया है, आगे न है, इसलिए सन्निकट क्या है, वो समनिकट है। उपसर्ग है इसमें। ये अप्रॉक्सीमेट है। यह प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सी माने कि हु बहु वही है। प्रॉक्सी ए लग गया इसलिए डबल पी हो गया, अप्रॉक्सीमेट। तो गणित में सन्निकटन किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। 4750 है तो उसको 5000 क्यों नहीं कह दें। 500 से ऊपर चला गया तो आगे बढ़ जाते हैं, नीचे आता है तो
4200 है तो 4000, ये सन्निकटन एक तरह का है गणित में, वो इस तरह का शब्द है समनिकट। निकट तो है, निकट ही क्यों नहीं कहा, कहा सन्निकट। सम माने अच्छी तरह से, वेल, बिल्कुल निकटतम जो हो उसको लिखते हैं। इधर जाना आसान है तो वही सन्निकट है, निकट नहीं, सन्निकट। चार 410 है तो 400 हो जाना, 400 इसके सन्निकट है, 500 इसके सन्निकट नहीं है। ये भी निकट है लेकिन ये सन्निकट है, अच्छी तरह से ये निकट है। लेकिन ये 90 कर दें हम तो इसके सन्निकट ये है, ये सन्निकट नहीं है, इसके अपेक्षा ये दूर हो गया। सन्निकट इसलिए शब्द दिया गया कि निकट तो दोनों है लेकिन जो दोनों में सबसे निकट है वो सन्निकट, सम निकट। एक शब्द आता है परवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती। अभी परवर्ती उत्तरवर्ती हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि परवर्ती क्या है, उत्तरवर्ती क्या है, पश्चातवर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है। पर माने भी बाद में, उत्तर माने भी बाद में। उत्तरकांड है रामायण का, वो क्या है, सबसे बाद में है, अंतिम में उत्तरकांड। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे उत्तर में है, वो बाद भी। स्नातकोत्तर कहते हैं हम लोग, क्या है, वो भी उत्तर है। स्नातकोत्तर जो कहते हैं, स्नातक है, इसमें भी उत्तर है। उत्तर माने बाद में, किसके बाद में, स्नातक के बाद में वो किया जाता है। पोस्ट, पुष्ट माने बाद में। तो परवर्ती उत्तरवर्ती का अर्थ हुआ, वर्ती का अर्थ हुआ लिविंग, एग्जिस्टिंग, बीइंग। हिंदी में कहें सरल भाषा में तो आने वाला, होने वाला, रहने वाला। परवर्ती का अर्थ हुआ पर माने बाद में, अपर माने दूसरा, पर है लेकिन, तो परवर्ती का अर्थ हुआ कि बाद में आने वाला। मैं आया उसके बाद कोई आया, वो परवर्ती हो गया। उत्तरवर्ती व्यक्ति है वो, हमारे बाद वो आया है। इसको अंग्रेजी में सक्सेसर कहते हैं, सक्सेसर, सक से सर, ये सक्सेसर है। अब ये क्यों नाम दे दिया गया सक्सेसर? उत्तराधिकारी भी कहते हैं। उत्तराधिकारी माने बाद वाला जो अधिकारी है। एक राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र है, उसके बाद वो आएगा। उत्तर माने बाद में, उत्तरवर्ती माने बाद में, परवर्ती माने बाद में। तो शक, यहां जो एस यू लग गया है, हिंदी जैसा भी इसको तोड़ते हैं। ये शक सब है। सब माने क्या होता है, बाद में। एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद वाला है वो इंस्पेक्टर। उप एक डिवीजन है, एक सब डिवीजन है। तो सब माने आफ्टर, बाद में, ये बाद वाला है। ये स है, एस यू स। आई शेष जो है, सी एस जो लिखा है, इसका अर्थ होता है एक तरह से बैठना,
वो सीडेयर है। टू गो माने जाना, बैठना, रहना। तो टू गो माने जाने वाला, इसका मतलब कि आफ्टर गोइंग, बाद में जाने वाला है वो। वर्ती माने भी जाने वाला, आने वाला। ये जो इसमें वर्ती लगा है वो है शेष है। वर्तन, वर्तन कहें तो वर्तन शेष है, अवर्ती शेषर है। शेषर माने टू गो, आने वाला, जाने वाला, आता जाता जो है। आर्यावर्त क्यों कहते हैं भारत को? जहां आर्य लोग आए गए। वर्तन माने घूमना, आना जाना, रहना। वर्तमान का क्या अर्थ है? अभी जो चल रहा है, घूम रहा है, रनिंग। तो परवर्ती माने बाद में आने वाली, स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्ती वर्ते लाए हैं, चूंकि प्रवर्ती उत्तरवर्ती संख्या है। तो सीडेयर जो है ओ टू गो, तो आफ्टर टू गो, इसका अर्थ हम निकाल दिए, इसका आफ्टर, इसका टू गो, बाद में जो जाने वाला है वो सक्सेसर। जैसे हिंदी को तोड़ रहे हैं कि पर का क्या अर्थ हुआ, उत्तर का क्या अर्थ हुआ, वर्ती का क्या अर्थ हुआ, उसी तरह से अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी के शब्दों को भी तोड़ा जा सकता है कि ये लगा है तो इसका क्या मतलब है, ये लगा है तो इसका क्या मतलब है। सक्सेस माने सफलता भी हम लोग कहते हैं। सक्सेस माने सफलता, तो क्या है? वो बाद में आने वाला रिजल्ट है, फल है, बाद ही में ना आता है। हम कोई काम करते हैं तो बाद में उसका रिजल्ट आता है, वो भी शक उसमें भी है। आशेष माने आने वाला, जाने वाला। हम काम किए उसके बाद ही ना आएगा परिणाम, वो इसलिए सक्सेस है वो। उसमें भी एसयू माने आफ्टर, शेष माने टू गो, टू कम, आने वाला, जाने वाला, बाद में आएगा नतीजा उसका। तो ये सक्सेसर है, उत्तरवर्ती है, परवर्ती है। अब गणित से जोड़ दे यदि इसको हम, तो 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी जो इसके बाद में आएगी? 6 है। 6 की परवर्ती 7 है। ये सक्सेसर है, 6 सक्सेसर है 5 का, उत्तराधिकारी है, उसके बाद में उसका अधिकार है आने का। तो गणित का सवाल दे दिया जाए कि 400 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, परवर्ती संख्या क्या है? 401 है। एक जोड़ दीजिए, उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगी। अब आते हैं पूर्ववर्ती है, उसी का ठीक वही है पूर्ववर्ती। इसको अनुवर्ती भी कहते हैं। अनु माने पीछे, अनु माने पीछे। और बाद में नहीं, आफ्टर नहीं है, वो बिफोर है। यह प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर। प्री माने पूर्व, पूर्व, डी से सर। अंग्रेजी के इन शब्दों का अर्थ भी वही है, प्रीडिसेसर। प्री माने पूर्व, शेष तो उसमें भी है, टू गो, जाने वाला। सेसर, डिसेसर जो है वो क्या है? गोइंग अवे, जो चला गया है पहले ही। ये 5 है, 6 है, डी लग जाने से क्या हुआ कि वो नीचे चला गया। 5 और 6 लिख रहे हैं, तो प्री माने पूर्व। अब 5 के पूर्व में कोई नहीं है, इसके पूर्व ये है। डिसेसर माने गो अवे, तो इसके पहले ही चला गया है संख्या, इसलिए ये पूर्ववर्ती है, प्रीडिसेसर है। इसलिए अंग्रेजी में नाम उसको दिया गया है प्रीडिसेसर। और उसकी हिंदी बनाई गई कि पूर्वगामी, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती।
अब 6 की पूर्ववर्ती संख्या है 5, अनुवर्ती संख्या है 5, प्रीडिसेसर है 5। प्री माने पहले, नाम से भी स्पष्ट हो जा रहा है। एक बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में शब्द आ जाता है व्यवकलन। इसका क्या अर्थ है? सिद्धार्थ खुल ही नहीं रहा है, व्यवकलन लिख दिया गया, बहुत कठिन लग रहा है। क्या है मतलब इसका? इसमें मूल है, इसमें सब ये उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, ये सब उपसर्ग है। मूल चीज क्या है इसमें? तो कल, ये जो है प्लस ये असली है कल। कल से कलन बन गया है। कल माने गिनना, टू काउंट, ये है गिनना, टू काउंट। अब इसमें हम अवकलन कर दिए, ये कलन हो गया कल से गिनना, इसमें आ लगा दिए तो एस्टिमेट हो गया आकलन। कुछ गिनती कर रहे हैं कि कौन कैसा है, तो मिलाते ही है उसमें, कौन कैसा है आकलन करते हैं। औ को मैंने बताया है कि डाउन, औ लगा देने से उल्टा का अर्थ दिया, अवकलन। अब यदि कलन योग है, गिनती है, 1 2 3 4 5 बढ़ता है, तो औ उसका उल्टा हो गया। अवकलन का मतलब तब घटता है। आकलन कहे हम, इसमें सम लगा दिए तो हो गया समाकलन। ये आ मिलके समा हो गया। अभी हो गया समाकलन का मतलब क्या हुआ? तब सम माने अच्छी तरह से, वो पर्यायवाची का बोध कराता है। समाकलन इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेट कर रहा है एक ही में किस चीज को, तो समाकलन योग हो गया। आकलन भी योग हो गया, किस चीज के कई चीजों का योग मिला के हम आकलन करते हैं कि ये क्या है। लेकिन अवकलन औ लगा दिए तो विपरीत हो गया, वो नेगेटिविटी का अर्थ देता है। अवसाद है, अवमानना है, तो और जहां लगा कि अब उसमें निगेटिविटी है, उसमें घटने का भाव है, अवकलन का अर्थ हो गया तब घटना। अब उसमें हम वी लगा दिए तो और विशेष रूप से घटना, अभी हो गया व्यवकलन। अब यह जो है व्यवकलन, व्यवकलन ये घटाव है, सबट्रैक्शन जिसको कहते हैं। सब घटाव है व्यवकलन। अब सीधे सीधे घटाना नहीं लिखा, व्यवकलन लिख दिया, परीक्षार्थी घबरा गए कि भाई व्यवकलन क्या है। बहुत बातें ऐसी हैं, क्वेश्चन पेपर में शब्दों के बदल दिए जाने से अर्थ समझ में नहीं आते हैं। सबट्रैक्शन है, सब देख रहे हैं, सब ट्रैक्शन है, सबट्रैक्ट है। ट्रैक्ट माने क्या होता है? खींचना, ट्रैक खींच के चिन्ह बना देते हैं। ट्रैक्ट माने खींचना, इससे बना ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या करता है? हर लगा के खींच देता है। ट्रैक्टर माने खींचने वाला। यदि इस ट्रैक्ट में ओ आर लगा दें तो ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर माने खींचना। सबट्रैक्ट क्या करते हैं? खींच लेते हैं, कुछ उसमें से निकाल लेते हैं उसमें से, इसलिए नाम है सबट्रैक्ट।
10 है, उसमें से 8 ट्रैक्ट कर लिए, खींच लिए, निकाल लिए, घटा दिए। एक कई शब्द हैं हिंदी के उसके लिए, ट्रैक्ट के लिए। जोड़ के लिए ऐड है, ऐड है तो जोड़ना है, एडिशन है। तो व्यवकलन घटाव है। एक आता है शब्द समवृत्त। समवृत्त, ये क्या मतलब हुआ इसका, समवृत्त का? ये क्या है, इसको कैसे समझाएं बच्चे को? हिंदी लैंग्वेज की किताबों में तो लिखा है समवृत्त, अब बच्चे को कैसे बताएं समवृत्त क्या है? जानने के लिए तोड़ते हैं शिक्षकों के लिए। एक व्री धातु है, व्री माने होता है ढकना, उसी से बना है विवर। विवर क्या है? चूहे बिल बनाते हैं, ऊपर से सब तरह से ढका रहता है, बिल भर बना देते हैं, ढका हुआ है वो। अब विवरण कहते हैं, खोल देते हैं उसको, विवर नहीं रहा वो। व्री धातु है जिसका अर्थ होता है ढकना। इसमें संस्कृत का एक प्रत्यय लगा देते हैं अक्त, ते हो जाता है वृत्त, जो वृत्त इसमें है। अब ये पास्ट टेंस हो गया, जहां भी एक प्रत्यय लगाते हैं भूतकाल बन जाता है। तो वृत्त का अर्थ हुआ ढका हुआ, कवर्ड, मतलब क्लोज्ड। क्या हुआ वृत्त का अर्थ? क्लोज्ड, ढका हुआ। और सम उपसर्ग लगा दिए तो अच्छी तरह से ढका हुआ। समवृत्त, चारों तरफ से ढका हुआ, क्लोज्ड है वो, एक तरह से घेरे में है वो। और वो जो गणित वाला वृत्त है यह, वो ये वृत्त नहीं है, वो वृत्त है यह, ये वृत्त है वो, डबल त है, उसका जो रूट है वो है वृत्त, ये है। इससे अक्त लगाएंगे तो सर्कल वाला वृत्त बनेगा, और इससे लगा दिए व्री में अक्त तो बना ये वृत्त ढका हुआ, क्लोज। आवृत्त बीज, वो बीज जो ढके रहते हैं खोल में। अनावृत बीज, वो बीज जो ढके नहीं रहते हैं खोल में। इससे चने का बीज है तो उसके जो बीज है चोल, वो ढका हुआ है कवर से। बादाम फोड़ते हैं, उसका बीज क्या है? वो ढका हुआ है, कवर्ड है। कुछ अनावृत पौधे भी होते हैं, बीज जो इसका बीज नंगा रहता है। तो समृद्ध का अर्थ हुआ क्लोज्ड। अब इस शब्द का गणित में यदि प्रयोग कर दिए तो क्या है मतलब इसका, कैसे क्लोज है यह? जैसे आता है, हम 2 + 4 कर दिए, बराबर आ गया 6। यह एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, यह भी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही है। पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या। तो यह एक प्रॉपर्टी है कि पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या पर समृद्ध एक प्रॉपर्टी है, गुण है इसका। जोड़ पर 2 पूर्ण संख्याओं को कभी भी जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या 0 भी है, 0 में कोई संख्या जोड़ दीजिए 4, तो ये 4 आया, ये भी पूर्ण संख्या है। ये समृद्ध नियम है गणित का, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, उस घेरे के अंदर ही वो आएगा। पूर्ण संख्याओं के परिवार में ही 2 पूर्ण संख्याओं का योग आ रहा है, क्लोज्ड है प्रॉपर्टी, बाहर नहीं जाएगी।
लेकिन घटा देंगे, घटाव पर ये सही नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या ही हो, ये क्लोज नहीं है, घेरे से बाहर चला जाएगा। जैसे 4 में से हम 5 घटा दिए, अब आ गया ये माइनस में, ये पूर्ण संख्या नहीं है, घटाव पर तो काम नहीं कर रहा है। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी ये है कि दो संख्याओं की संक्रियाएं की जाए तो दो संख्याएं जिस परिवार की है उसी परिवार के क्लोजर में रहे रिजल्ट भी, ये समृद्ध। गणित में बस तो बता देते हैं, हो जाता है कि यही समृद्ध है, बच्चे जान लिए कि समृद्ध है, लेकिन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि समृद्ध का अर्थ असल में हुआ क्या। एक है शब्द क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमय, पहले विनिमय को ही देखते हैं। विनिमय, विनिमय विनिमय जो है, विनिमय का माने टू एक्सचेंज, लेन देन करना, विनिमय है। विनिमय क्या है? लेन देन है, एक्सचेंज है। विनिमय क्या है? विनिमय ये लगा दिए हम, तो विनिमय क्या हो गया? लेन देन करने लायक, योग्य। अब क्रम विनिमय क्या है? कि क्रम की अदला बदली कर सकते हैं। क्रम का पहले जो आया बाद में आया, एक या बाद वाला पहले आया या पहले वाला बाद में आए, ये क्रम विनिमय है। विनिमय इसको अंग्रेजी में कहें तो को म्यूटेटिव, को माने टुगेदर, बहुत पहले बताए हैं कि को माने टुगेदर माने एक साथ, को हो गया। ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन माने चेंज, परिवर्तन। जमीन का ऐसे लोग कहते हैं मोटेशन करा लिया, मोटेशन क्या है? म्यूटेशन है। जमीन का मोटेशन नहीं कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज ऑफ नेम, नाम बदल गया इस मालिक से उस मालिक का। दाखिल खारिज, दाखिल माने जो कब्जा है, दाखिल है हमारा, वो खारिज हो गया। दाखिल खारिज की अंग्रेजी है कि चेंज ऑफ द नेम, अदला बदली हो गई। वो क्या है? म्यूटेशन है, म्यूटेटिव है। को माने टुगेदर, म्यूटेटिव माने एक साथ, बदलने लायक। तो क्रम विनिमय का अर्थ हुआ कि क्रम जो है वो आपस में बदलने लायक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। को म्यूटेटिव ही प्रॉपर्टी है अंकों की, संख्याओं की। जैसे योग का क्रम विनिमय नियम, योग माने जोड़। यदि हम जोड़ते हैं उसका क्रम भी बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है योग का क्रम विनिमय गुण, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे 4 + 5 = 9, या क्रम बदल दिए दोनों का, ये भी 9। क्रम विनिमय नियम लागू है इसमें, क्रम भी बदल दिए तो कोई बात नहीं है। गुणा भी कर देते हैं, 4 × 5 तो 20 ही। 5 बदल दिए क्रम इसका, 4 कर दे यहाँ तो 20 ही। लेकिन ये भाग पर लागू नहीं होगा। 5 भाग 2 कर दिए और 2 भाग 5 कर दिए, ये क्रम बदलने से अंतर आ जाएगा उत्तर में। वो 5/2 है तो 2/5 है, सीधे फर्क पड़ गया। तो जोड़ पर लागू है, गुणा पर लागू है, घटाव पर भी लागू नहीं है। 5 में से 4 घटाएंगे और 4 में से 5 क्रम बदलने लायक नहीं है वह।
तो क्रम विनिमय नियम पढ़ाया जाता है, इसलिए कि गुणा यदि इस तरह से करना आसान नहीं है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। कोई पूछ दे 4 गुणे 12, 4 का पहाड़ा बच्चे 12 बार पढ़ेंगे, 12 का ही पढ़ देते हैं 4 बार, क्रम बदल दिए, 4 गुणे 12 या 12 गुणे 4, बातें की है। इसी तरह से एक शब्द है सहचारिता, एक शब्द है सहचारिता। सहचारिता माने सह माने साथ साथ, चारिता माने चलना। सहचारिता इसको कहे तो साहचर्य, साथ चलने लायक है, वो एक साथ चल सकता है, कोई अंतर नहीं है एक साथ चलने में। सहचारिता ये है, चर माने चलना, जिसे कर माने अंग्रेजी में कहे थे, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सहचारी का माने साथ साथ चले, जैसे 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12। अब यदि इसको एक साथ लेके जोड़ लेते हैं, 5 4 9 कर लिए, 9 में 3 जोड़े 12, या इसको एक साथ कर लें 4 + 3, इसको हम एक साथ जोड़ देते हैं, 4 3 7 में 5 जोड़े तो भी 12। ये साहचर्य नियम है। साहचर्य में साथ चलना, इसके साथ एक बार जोड़ दिए, इसको अलग जोड़े तो भी उतना ही आया, इसको साथ साथ जोड़ दिए बाद में जोड़े तो भी उतना ही आया। गुणा का भी साहचर्य नियम हो सकता है, 5 गुणे 4 गुणे 3, इसको एक बार गुणा कर दें, 5 का 20, और तब गुणा करें 3 में तो 60 ही आया। या इसको बाहर कर दें, इसको एक में कर दें, 4 3 12, 5 60 तो भी आया। तो ये साहचर्य नियम है कि इसको साथ साथ ले लें, इसको साथ साथ ले लें, गुणा करेंगे तो आएगा भाई, भाग में नहीं आएगा। तो किन संक्रियाओं पर कौन सा नियम लागू होगा, इसको बताने के लिए ये सब शब्द आते हैं। साहचर्य, क्रम विनिमय, संवृत्त, तो इतने तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के, उनका अर्थ ही पता नहीं चलता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं तो हिंदी उनके लिए कठिन हो गया, हिंदी वाले के लिए तो ये हिंदी भी कठिन है, अंग्रेजी भी कठिन है। तो हिंदी भी तोड़ के बताया जाए कि यह साहचर्य है, सह माने साथ, चर माने चलना है, एसोसिएशन माने भी होता है, एसोसिएट माने भी साथ साथ चलना। जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है सोसाइटी, ये भी है, ये भी सोसाइटी माने जो साथ साथ चले, समाज। कम्युनिटी क्या है, को माने बताया हमने टुगेदर, वो उसमें भी साथ साथ आ रहा है, कम्यून है। तो साथ साथ चलने को समाज कहते हैं। समुदाय क्या है, जो साथ साथ चल के अपनी उन्नति करे। सम प्लस उत प्लस आय समुदाय है वो। उत माने ऊपर की ओर जाना, उत्कर्ष की ओर बढ़ना। समुदाय कम्युनिटी एक विशेष क्लास है जो अपने प्रयास से अपने उत्थान का प्रयत्न करती है। समाज सम प्लस अज, सम माने सम्यक प्रकारण, अजंत माने गच्छन्ति, साथ साथ जो चलते हैं कदम से कदम मिला के सहयोग पूर्वक, उस समाज है। उच्छृंखलता को समाज नहीं कहते हैं। तो सहचारिता, सह साथ। अब एक शब्द है आगे, तत्समक। कैसे कैसे शब्द हैं, सवाल बना के बच्चे जानते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते हैं। तत्समक अवयव, तत्समक गणित का, तत्समक। फिर बच्चे को बताया भी नहीं जा सकता है कि तत्समक वैसे तोड़ने लगेंगे तो जानेंगे, लेकिन जब बच्चे 9वीं 10वीं तक पहुंच जाए
तो उनको बताया जा सकता है कि पूर्व की कक्षाओं में या 9वीं 10वीं में भी जो शब्द आ रहे हैं हिंदी में, आप लोग पढ़े थे कि भाई वो पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती क्या है इसका अर्थ जाने हैं आप, कि क्रम विनिमय क्या है इसका अर्थ जाने हैं आप, कि व्यवकलन क्या है इसका मतलब जाने हैं आप। बताया जा सकता है 9वीं 10वीं 11 12 में, लेकिन कभी तो बताया जाए। एक बार उनको दिखा दिया जाएगा कि ऐसे किया जाता है तो अपना भी खोजने लगेंगे, भाई ये शब्द है तो क्या मतलब है इसका, पूछेंगे गुरुजी लोगों से। तत्समक, इसका मतलब है तत् माने वह, तद से तत् हो गया, तत्समक, तत् माने वह, सम माने बराबर। तत्सम क्या है, हू बहु वैसा ही आ जाता है। आइडेंटिटी, तत्समक अवयव गणित में शब्द है अवयव। ये अवयव देखिए, अवयव माने अंग, भाग, एलिमेंट। अवयव से मिल करके कोई संपूर्ण एक चीज बनता है। हमारे शरीर के विभिन्न अवयव हैं। तो तत्समक क्या है कि यदि 4 में हम 0 जोड़ दें तो तत्समक 4 के 4 आ गया। तत्समक माने कि उसके समान ही यहाँ आ गया। हमने योग का कार्य किया है, योग का, तो ये योग का तत्समक अवयव क्या हुआ 0। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंट क्या है, आइड जो है इसका मतलब होता है सेम, सेमनेस। जैसे सम है वैसे ही सेम है अंग्रेजी में, सेमनेस। सेम जो 4 है वही का वही उतर गया, जोड़ते हैं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए 0 को कहा गया है, 0 को कहा गया है, साइफर को कहा गया है, नॉट नील को कहा गया है कि यह जोड़ का तत्समक। एक दिन करेंगे चर्चा कि 0, साइफर, नील, नॉट क्या है। तो कोई भी संख्या इसमें जोड़ेंगे 0 में तो तत्सम उतर जाएगी। इसलिए 0 जो है योग का तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। गुणा में भी है क्या ऐसा, 4 में किस चीज से गुणा करेंगे तो वही का वही रह जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही रह गया। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या है 1। किसी भी अंक में गुणा करेंगे हम 1 से तो वो तत्सम आ जाएगा वही, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, यह तत्समक अवयव है। जोड़ का तत्समक है 0 और गुणा का है 1, भाग का नहीं है। किस चीज से भाग देंगे तो वही आ जाएगा तत्सम। इसलिए जोड़ और गुणा पर है तत्समक अवयव। अब बात करते हैं, शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड ये जो शब्द है गुणनखंड, खंड माने टुकड़ा, गुणन का टुकड़ा है यह। खंड खंड से, पार्ट पार्ट से होल बनता है, पार्ट टू होल, खंड से पूर्ण की ओर। गुणनखंड क्या है गणित में, गुणनखंड माने एक टुकड़ा है यह। इसको हम फैक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में, फैक्टर। फैक्ट माने क्या होता है,
टू मेक, फैक जहाँ लगा है FSC, जहाँ भी FSC लगा है उसका मतलब है कि कुछ निर्माण कार्य, फैक्टमेंट टू डू करना, फैक्ट्री, वहाँ कुछ किया जाता है निर्माण कार्य। फैक्टर, फैक्टर वो है जिनसे मिलके कुछ बनता है। गुणनखंड ये है, गुणनखंड और गुणज गणित के दो शब्द हैं। तो गुणनखंड का अर्थ हुआ कि 4 है तो इसका गुणनखंड क्या है, 1 2 4, ये गुणनखंड है इसका। गुणनखंड का मतलब कि 1 से भी गुणा करेंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, 2 से भी 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 है इसमें भी 1 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का ये गुणनखंड का मतलब कि इसका ये खंड खंड है गुणा का, गुणनखंड। फैक्टर मतलब इन्हीं के गुणा से ये बना है। एक गुणनखंड है 4 का, ये टुकड़ा है गुणा का, किसी अदर अंक से गुणा करने पर 4 आ जाएगा। अब 3 इसका खंड नहीं है, क्योंकि 3 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 4 नहीं आएगा, तो इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं है। इसको हम अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक का अर्थ हुआ कि उसमें आया है वो, अपवर्तक, अपवर्तक। अपवर्तक 4 के अपवर्तक हम लिखें तो 1 2 स्वयं 4 भी, ये गुणनखंड भी हैं और ये अपवर्तक भी हैं, फैक्टर भी हैं, दोनों एक ही नाम है, गुणनखंड या अपवर्तक। गुणज, अगला शब्द होता है गुणज। गुण जो माने पैदा होना, जलज जैसे है, पंकज जैसे है। गुणज का मतलब कि गुणा करने पर जो पैदा है, इसलिए उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, गुणनफल को। गुणज। अब 4 गुणे 2 बराबर 8, ये गुणज है 4 का भी 2 का भी, तो उसको अपवर्त्य भी कहते हैं गुणज को। अपवर्त्य वो मल्टीपुल है, गुणज क्या है, मल्टीपुल, मल्टी माने मेनी। अब एक गुणज के कई मल्टीपुल, मेनी मल्टीपुल, कई टुकड़े हो सकते हैं उसके। अपवर्त्य भी उसको कहते हैं। अब 4 के गुणज हमको लिखना हो तो 4 भी हो सकता है, 4 में 1 से गुणा कर देंगे, गुणज गुणनफल, मल्टीपुल, एक बार में आ गया ही। 2 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये सब गुणज लिख रहे हैं। गुणज चलता जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन गुणनखंड की सीमा है कि 16 का गुणनखंड करेंगे तो 16 तक ही जाएगा। खंड अपने पूर्ण से बड़ा कैसे हो सकता है, इसलिए उसकी सीमा है गुणनखंड की, अपवर्तक की। लेकिन गुणज और अपवर्त की सीमा नहीं है, जो गुणा करते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अनंत बार गुणा करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, कोई ना कोई संख्या आती ही जाएगी। ये गुणज है, ज माने पैदा, उत्पाद, मल्टीपल प्रोडक्ट। इसमें किसी अंग से गुणा करने पर जो आया है वो गुणज है। गुणनखंड उसका टुकड़ा है, खंड छोटा होता है, इसलिए हमेशा गुणनखंड छोटा ही होगा उससे या बराबर होगा। इसी पर आगे अपवर्त्य पर समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य है, अपवर्तक पर समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है, बाद में चर्चा करेंगे उसकी। तो जो शब्द आए हैं, शब्द की चर्चा ही कर रहे हैं, तो कोशिश ये है कि गणित विषय में जो शब्द आए हैं हिंदी के,
साथ साथ जो अंग्रेजी के शब्द आए हैं उसके लिए उनके मूल में क्या है, उनका अर्थ क्या है, किस सेंस में आए हैं, वो उनकी चर्चा करेंगे ताकि वो अर्थ अनजाने न रह जाएं, शब्द अपरिचित न रह जाएं। आगे चल के बच्चों का पेपर हिंदी में आए या अंग्रेजी में आए, वो सक्षम हो समझने में, कहीं अपवर्तक और अपवर्त में भ्रम न हो जाए उनको, कहीं गुणनखंड और गुणज में भ्रम न हो जाए, कहीं फैक्टर क्या है भ्रम न हो जाए। अब फैक्टर को मैंने दूसरी तरह से बताया। फैक्ट मैंने कहा कि टू डू करना, निर्माण करना, बनाना। फैक्टर वो है जो किसी चीज के निर्माण में अवयव का काम किया है, वो जो सामग्री का काम किया है, जिनसे मिलकर कोई चीज बनाए, वो फैक्टर है। भारतीय की कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारक हैं? कारक माने फैक्ट। किन किन चीजों से मिलकर गरीबी बनी हुई है, कृषि पिछड़ा बना हुआ है, वो फैक्टर है। तो फैक्टर गुणनखंड कारक जिनसे मिलकर कुछ बना। इस तरह से शब्दों के बहुविध रूपों को देखने से समझने में, अंतर करने में, तुलना करने में सहायता मिलती है। और प्रश्न पत्र में किसी भी तरह के शब्द आ जाएं, उसका अर्थ लगा सकते हैं। धन्यवाद।